टाइम था 11 मई का, जब लखनऊ के सीतापुर के पास सुबह 5 बजे के करीबन टाइम हुआ था, जब पूरा ही गांव बड़े ही आराम से सो रहा था। कुछ एक लोग गांव के ऐसे भी मौजूद थे जो कि जल्दी सुबह उठ जाया करते थे और टहलने के लिए निकल पड़ते थे। और उन्हीं में से एक महिला ऐसी भी थी जो कि वॉक करने के लिए आई हुई थी और इसी टाइम उसे किसी के रोने की आवाज आती है। गांव में सारे ही लोग करीबन एक दूसरे को जानते होते हैं, तो इसी तरह ये महिला भी जानती थी कि ये घर किसका है। तो ये बात जानने के लिए कि आखिरकार इस घर में क्या हुआ, वो महिला उस घर की तरफ जाने लगती है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसकी भी चीख निकल जाती है। कुछ एक देर बाद ही सारे ही गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि इस महिला ने यहाँ पर 3 बच्चों की लाशें देख ली थी। वो महिला बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। उसने अपने आस पड़ोस वालों के जाकर दरवाजे पर नॉक किया, सारी घटना के बारे में बताया कि इस तरह से एक व्यक्ति के रोने की मेरी आवाज आ रही थी, अपना जो पड़ोसी है शायद वही रो रहा था। उसके बाद जब वो वहां पर जाती है तो उसने देखा कि नीचे फर्श पर 3 बच्चे गिरे हुए हैं। उन बच्चों के शरीर पर बहुत ज्यादा चोटें आई हुई हैं और उनके शरीर से काफी ज्यादा खून निकल चुका है। ये सारी ही बातें करके अब ये महिला यहाँ पर पूरे ही गांव वालों को इकट्ठा करके खड़ी हुई थी। और उसके बाद वो गांव वाले घर के अंदर जाते हैं, वहां पर जाकर उस कमरे में जा पहुंचते हैं जहां से कि ये रोने की आवाजें आ रही थी। उस व्यक्ति के पास जाकर वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। और उस व्यक्ति ने, जिसका कि नाम अजीत था, उसने बताया कि उसका पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है। अब गांव वालों को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर रात को हुआ क्या होगा, और इस बारे में तो सबसे पहले पुलिस वालों को बताना चाहिए। और उसके बाद उन लोगों ने पुलिस का इंतजार करना शुरू किया, क्योंकि कुछ देर पहले ही इन्होंने पुलिस के पास कॉल कर दिया था। और बहुत जल्द पुलिस वाले वहां पर आ भी पहुंचते हैं। पुलिस वाले अजीत के पास जाकर पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। और उसके बाद अजीत ने वो पूरी ही कहानी डिटेल से बतानी शुरू की जो कि रात के टाइम में यहाँ पर घटी थी। अजीत ने बताया कि वो इस घर में अपने छोटे भाई अनुराग, उसकी पत्नी प्रियंका, उनकी माँ और अनुराग के 3 बच्चों के साथ यहाँ पर रहते हैं। शादी उसकी भी हो चुकी है, उसकी भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन इस टाइम उसकी बीवी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई थी। पीछे से यहाँ पर कुछ एक ऐसा मंजर घट जाता है जिसके बाद यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचता। और उसके बाद उसने पूरी ही कहानी एक रात पहले की बतानी शुरू की। उसने बताया कि रात को उसका भाई शराब पीकर यहाँ पर आया था और उसके बाद इसकी अपनी पत्नी के साथ लड़ाई हो जाती है। अक्सर इन दोनों की आपस में लड़ाई होती रहा करती थी। मेन कारण ये था कि अनुराग कुछ भी काम नहीं किया करता था। इसकी वाइफ बार बार इसे ताने दिया करती थी कि ये पूरा दिन घर पर यूं ही पड़ा रहता है, खेत खलिहान का थोड़ा बहुत काम करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। और इसकी वाइफ जॉब लगी हुई थी, पूरा दिन वो मेहनत करती थी, जिसके कारण अक्सर इन दोनों के बीच लड़ाई होती रहा करती थी। और कल रात भी अनुराग शराब पीकर आया था। उसके बाद इन दोनों ही पति पत्नियों के बीच लड़ाई हो जाती है और लड़ाई बढ़ते बढ़ते शांति नहीं होती। मैं सो जाता हूँ आखिर में जाकर, लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने यही चीज देखी थी कि ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद रात को करीबन 3 बजे मेरी नींद खुलती है। और जिस टाइम मेरी नींद खुली थी, नींद खुलने का कारण भी ये था कि किसी ने हमारे घर पर गोली चलाई थी। मुझे नहीं पता था कि बाहर चल क्या रहा है, मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि हो सकता है कोई ना कोई चोर वगैरह यहाँ पर आ गया होगा। और इन सारी ही चीज़ों को देखने के लिए जब मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ पर जाकर मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई अनुराग अपनी वाइफ को मार रहा है। अपनी वाइफ को उसने मार दिया था। उसके बाद उसने मेरी माँ के ऊपर भी गोली चलानी शुरू कर दी। और ये सारी ही चीजें जब वो कर रहा था तो उसके हाथ में गन थी। उसने उस बंदूक का मुंह मेरी तरफ भी किया, लेकिन ये चीज देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने कमरे में ही वापस आ गया और वापस कमरे में आकर मैंने दरवाजा लॉक कर लिया। अब मैं काफी ज्यादा कंफ्यूजन में था कि अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा भाई मेरे ऊपर गोली चला देगा, और अगर मैं नहीं जाता हूँ तो बाहर हो सकता है अभी भी उसकी भाभी जिंदा हो और अभी भी वो अपनी माँ के ऊपर गोलियां चला रहा था। और हो ये भी सकता है कि अगर वो टाइम से बाहर चला जाए, अपने भाई को किसी भी तरीके से रोक लेता है, तो वो अपनी माँ को भी बचा लेगा। इसी तरह अगली काफी देर तक वो अपने दिमाग में तरह तरह के प्लान बनाता है, लेकिन कुछ भी उसे समझ नहीं आता। इसी बीच वो दोबारा से बाहर जाकर अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है। शायद कारण ये था कि वो शराब हद से ज्यादा पी चुका था। शराब के नशे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। और इस टाइम उसने अपनी पत्नी को मार दिया था, उसकी माँ को मार दिया था, और वो बच्चों के ऊपर गोलियां चला रहा था। और अगर वो बाहर जाता
जाता तो वो उसे भी मार डालता। आखिर में जब सारा का सारा मामला शांत हो चुका था, गोलियां चलनी बंद हो चुकी थी, कोई भी चीख पुकार नहीं हो रही थी, तो आखिर में मैंने बाहर जाकर देखा और वहां पर जाकर मैंने देखा कि उसके भाई ने खुद को भी गोली मार ली है। उसने आत्महत्या कर ली है और शायद इसका कारण ये था कि उसे ये फील हुआ होगा कि उसने काफी बड़ा एक क्राइम कर दिया है, अब उसे जेल जाना होगा। हो सकता है उसके ऊपर काफी दिनों तक ये केस चले और यही बातें सोचते सोचते शायद उसने अपने ऊपर भी गोली चला ली होगी। मुझे सिर्फ इतना ही पता है और जब मैं अब बाहर निकल कर आया हूं तो सारे ही लोग अपनी जान गंवा चुके थे और अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। यही कारण था कि मैं अपने रूम में बैठकर रो रहा था। इन महिला ने मेरी आवाज सुन ली और उसके बाद ये यहाँ पर आ गई। उसके बाद गांव वाले यहाँ पर आ जाते हैं और अब तो आप लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं। पुलिस वालों ने पूरा ही मामला समझ लिया और उसके बाद यही पुलिस वालों का अंदाजा था कि एक व्यक्ति ने नशे की हालत में गुस्से गुस्से में ये सारे के सारे कांड किए थे, जिसके चलते आज के टाइम में उसने अपनी भी जान ले ली है और ये एक बिल्कुल नॉर्मल केस है। इसी तरह का सोचकर उन सारे ही लोगों की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई थी और दूसरी तरफ पुलिस वालों का ये भी मानना था कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल केस है, यहाँ पर कोई भी ऐसा कत्ल वगैरह नहीं हुआ, ना ही कोई साजिश वगैरह हुई, बस एक व्यक्ति ने नशे की हालत में ऐसा कुछ किया होगा और ये केस ऑलरेडी सॉल्व है। ये बात बोलकर वो लोग इस केस को बंद करने लगते हैं, लेकिन इस टाइम अनुराग का साला सामने आता है। उसने जाकर पुलिस वालों से बात करनी शुरू की कि जनाब, आप लोगों को जो कुछ भी जानकारी वहां से मिली है वो सारी की सारी अजीत के द्वारा बताई गई है और अगर आप लोग ध्यान दें इस बात पर तो उस परिवार में सिर्फ वही जिंदा बचा था, तो आप लोगों को नहीं लगता कि हो सकता है वो बंदा झूठ बोल रहा हो। और वैसे भी वो अपने जीजा अनुराग को काफी अच्छे से जानता था, वो उसकी बहन का काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता था। कभी भी उसने इतनी शराब नहीं पी कि वो अपने परिवार वालों के ऊपर हावी हो जाए। हाँ, वो शराब पीते जरूर थे, लेकिन इतनी भी एक्स्ट्रा उन्होंने कभी नहीं पी कि वो उसके ऊपर हैवी हो जाए। पुलिस वालों को इस बात में दम लगने लगता है और वो लोग अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेट कर रहे थे, क्योंकि वो जब आ जाएगी तो सारी ही बातों का खुलासा हो जाने वाला था। कुछ एक दिनों बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है जिसमें कि ये बात पता चलती है कि प्रियंका को सबसे पहले सिर में गोली मारी गई थी और उसके बाद एक हथौड़े से उसके ऊपर वार किया गया था। इसके बाद अनुराग की मां के ऊपर हमला किया गया था, उन्हें भी यूं ही गोली मारी गई थी, उनके सिर पर भी हथौड़े से वार किए गए थे और उसके अलावा जो इनकी 13 साल की लड़की थी उसके सिर के ऊपर भी गोली चलाई गई थी। उसके बाद इसे छत से ले जाकर नीचे फेंक दिया और इसके अलावा इनके जो 2 और बच्चे थे उन्हें भी छत से फेंका गया था। जो 2 बच्चे थे उन्हें छत से जब फेंका गया था तो इसी कारण उनकी मौत हुई थी, लेकिन जो उनकी 13 साल की बेटी थी उसको एक गोली भी लगी हुई थी और इसके अलावा अनुराग के सिर में भी 2 गोलियां लगी हुई थी। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि अगर अनुराग ने ही इन सारे ही लोगों को मारा है तो वो खुद को 2 गोलियां कैसे मार सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई बंदा अपने सिर पर बंदूक रखे उसके बाद अपने आप को 2 गोलियां मार ले, क्योंकि पहली गोली लगते ही वो पूरे तरीके से मर जाएगा और अगर उसे 2 गोलियां लगी है तो उन्हें मारने वाला जरूर कोई ना कोई और है। और इसके तौर पर जो इस परिवार में एक ही जो जिंदा बचा हुआ व्यक्ति था वो था अजीत। तो पुलिस वाले अजीत के पास जाते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले आते हैं और उसके बाद उससे अच्छे से पूछताछ करनी शुरू करते हैं कि पिछली बार तो तुमने काफी सारी मनगढ़ंत अपनी कहानियां हमें बता ही दी थी, अब की बार तुम्हारा क्या इरादा है। तो अजीत ने यही कहा कि जनाब, जो कुछ मुझे पता था मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और उसके बाद पुलिस वालों ने अपनी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके सामने रख दी कि कुछ इस तरह का मामला हमारे सामने आया है, तो तुम ही बताओ कि अगर तुम्हारे भाई ने खुद को गोली मार ली थी सिर में तो वो दोबारा से खुद को गोली कैसे मार सकता है। और अगर तुम आराम से बता देते हो तो दिक्कत ना तो हमें होगी और ना ही तुम्हें होगी। और उसके बाद अजीत ने एक लंबी सी और स्टोरी बतानी शुरू की। उसने बताया कि हाँ जनाब, ये सारा ही जो कांड हुआ है उसके पीछे कोई और नहीं जबकि वो खुद ही है। उसने बताया कि वो अपने परिवार में किसी को भी नहीं मारना चाहता था, उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ उसकी भाभी प्रियंका थी, क्योंकि उसकी भाभी अक्सर अपने पति अनुराग से ये बात कहा करती थी कि तुम दोनों ही भाइयों के पास काफी सारी जमीन जायदाद मौजूद है, लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो तुम्हारे बड़े भाई अजीत ने तुम्हें क्या दिया है, जो भी तुम्हें जमीन दी है वो काफी ज्यादा वीरान है। अगर असल में उसका रेट देखा जाए या फिर उसकी वैल्यू को देखा जाए तो उस जमीन से इसकी वैल्यू काफी ज्यादा कम है जो कि अजीत ने खुद ले ली है। तो तुम्हें इस चीज के बारे
में कुछ ना कुछ अपने भाई से बातें करनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे पिता ने थोड़ा कर्ज भी लिया था और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो उस पूरे ही कर्ज की भरपाई सिर्फ तुम ही कर रहे हो। वो अपनी सारी की सारी सेविंग इकट्ठा करता जा रहा है और जितनी भी मैं कमा कर लाती हूँ, तुम यहाँ खेतों में कमाते हो, वो सारी की सारी हम लोग उस लोन भरने में दे देते हैं। और अपनी भाभी की ऐसी ही बातें सुनकर मुझे अक्सर गुस्सा आया करता था। वैसे तो मैं एक टीचर लगा हुआ हूँ, मैं अपना ज्यादातर टाइम वहीं स्कूल में बिताता हूँ, लेकिन जब भी मैं घर पर वापस आता था तो अक्सर मुझे इस बारे में पता चलता था कि मेरी भाभी मेरे भाई के कान भर रही है और हो ना हो किसी न किसी दिन ये मेरे पास आएगा, इसी तरह की मुझसे बातें करेगा और उसके बाद समस्या काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। वैसे भी हमारा जमीन का लगभग बंटवारा हो चुका था, अच्छे से मेरा भाई उस सारे ही कर्ज को चुका रहा था, कुछ एक पैसे मैं भी दे रहा था, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो बीच में मेरी भाभी आ रही थी। वो अलग अलग तरह का ज्ञान मेरे भाई को देती थी और सीधी सीधी बात अगर देखी जाए तो वो उसे भड़का रही थी। इस चीज से मैं काफी ज्यादा तंग आ चुका था और मैंने यही बात सोची थी कि मैं एक ना एक दिन इसे निपटा दूंगा, उसके बाद हम दोनों भाइयों के बीच कोई भी नहीं आएगा। इसी तरह की अक्सर मैं बातें सोचा करता था और उसके बाद टाइम आता है 10 मई का, जब उसकी भाभी अपने मायके गई हुई थी और 10 तारीख को वो वापस आ जाती है। अब 11 तारीख आ चुकी थी और 11 तारीख आते आते अजीत ने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को उनके मायके भेज दिया कि जाओ, भाभी तो अपने घर पर घूम आई है, तुम लोग भी जाना चाहो तो जा आओ। और उसके बाद टाइम आता है 11 मई का, जब रात को सारे ही लोग सोने के लिए जा चुके थे और रात के करीबन 3 बजे तक मैं वेट करता हूँ। तब मुझे पता चल चुका था कि अब सारे ही लोग बड़े ही आराम से सो चुके होंगे और अब मैं जाकर अपने काम को अंजाम दे सकता हूँ। उसके बाद मैं अपनी रिवॉल्वर लेता हूँ, एक हथौड़ा लेता हूँ और उसके बाद चुपके से सेकंड फ्लोर पर जा पहुँचता हूँ, जहाँ पर कि उसकी भाभी बिल्कुल अकेली सो रही थी। वो उसके पास जाता है, सोती हुई भाभी के ऊपर वो गोलियां चलाने लगता है और उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं रहता, जबकि वो अपने साथ जो हथौड़ा लेकर आया था उससे वो अपनी भाभी के सिर पर वार करने लगता है। अब सारा ही गुस्सा उसका शांत हो चुका था, वापस वो अपने कमरे में जाने के लिए तैयार हो चुका था, जा भी वो रहा था, लेकिन इसी बीच उसे पता चलता है कि इसकी गोलियों की जो आवाज थी उसे सुनकर इसकी माँ की नींद खुल गई थी और वो यहाँ पर इसके कमरे के बाहर आ चुकी हैं। अब वो ये चीज देखने लगा कि अगर उसकी माँ ने ये सारे ही कांड करते हुए अपने बेटे को देख लिया है तो वो जाकर जरूर अपने दूसरे बेटे को इस बारे में बता देगी। तो अब बीच में माताजी आ चुकी हैं तो निपटाना तो इन्हें भी पड़ेगा, जिसके चलते वो अपनी माँ को भी पकड़ता है, उसी रूम के अंदर लेकर जाता है और उनके ऊपर भी गोलियां चला देता है। अब उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि सबसे पहले तो इसकी माँ ने इसे देख लिया और अब हो सकता है इसका भाई भी कुछ एक देर बाद ही ऊपर आ जाए, या फिर अब हो ये भी सकता है कि जब वो वापस अपने रूम में जा रहा होगा तो उसके भाई ने गोलियों की आवाज तो पहले से ही सुन ली है, वो उसे देख ले तो चलो चलकर उसे भी निपटा ही देते हैं। वो उसके रूम में पहुंचता है, उसके भाई की सच में ही नींद खुली हुई थी और वो वहां पर जाकर अपने भाई के ऊपर भी गोलियां चला देता है। लेकिन जब वो अपने भाई को निपटाकर वापस वहां से निकल रहा था तो उसने देखा कि उसकी 13 साल की भतीजी इस टाइम गेट पर ही खड़ी हुई है। उसने सारी की सारी चीजें देख ली है कि किस तरह से उसके ताऊ जी ने उसके पिता को मार डाला है। ये चीज देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी कि उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाई। अजीत ने जैसे ही ये सारी चीजें देखी तो वो अपनी भतीजी को पकड़ता है, उसी रूम में लेकर आता है और उसके ऊपर भी गोलियां चलाने लगता है। लेकिन जो मेन गोली थी जिसके कारण आज के टाइम में अजीत पकड़ा गया वो कुछ इस तरह से चली कि इसकी भतीजी की गर्दन पर वो गोली लगती है और उसके बाद वो गोली जाकर उसके भाई अनुराग को लग जाती है। और यही कारण था कि एक गोली तो अनुराग के सिर में पहले से ही लग चुकी थी, दूसरी वाली गोली उसकी 13 साल की भतीजी के सिर में लगकर उसके छोटे भाई को जाकर लग जाती है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद अभी भी उसकी भतीजी जिंदा थी और वो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। अब उसके पास हथौड़ा तो पहले से ही था तो उसने उस हथौड़े की मदद से अपनी जो छोटी सी 13 साल की भतीजी थी उसकी टांग तोड़ दी। उसके बाद वो उसे पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए टॉप फ्लोर पर लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसके सिर में दोबारा से हथौड़ा मारकर उसे छत से नीचे फेंक देता है। ये सारे ही काम अब वो निपटा चुका था और अब उसके दिमाग में ये ख्याल आने लगे कि अनुराग के 2 बेटे और भी मौजूद हैं। उसने अनुराग को निपटा दिया है, उसकी बेटी को निपटा दिया है और तो और उसने अपनी माँ की तरफ भी नहीं देखा, पहले ही वो 4 कत्ल कर चुका
है तो क्यों न वो लगे हाथ दो को और निपटा दे। और यही बातें सोचते सोचते वो अपने छोटे छोटे दोनों भतीजों के रूम में जा पहुंचता है। वहां पर जाकर वो उन्हें भी इसी तरीके से मार डालता है और उसके बाद उन्हें लाकर छत से नीचे फेंक देता है। और उसके बाद उसने प्लानिंग बनानी शुरू की कि उसने इतना बड़ा ये कांड रच तो दिया है, लेकिन इससे वो अपने आप को किस तरह से बचाने वाला है। और उसके तौर पर उसने काफी देर तक बैठकर ये बातें सोची कि आखिरकार वो क्या करे। और इसी बीच उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसका भाई शराब अक्सर पीता रहता है, तो क्यों ने इस मामले को इस तरह से जोड़ दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही वो करता है और एक जगह जाकर वो रोने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अब करीबन 3 बजे वो उठा था इस सारी की सारी कार्रवाई को करने के लिए और अभी तक 5 बज चुके हैं। इस पूरे ही कारनामे को रचने के लिए 6 लोगों को मारने में उसे 2 घंटे लगे थे। अब सुबह का टाइम हो चुका था, इस केस को पलटना भी तो था, जिसके चलते वो आराम से जाकर एक जगह पर बैठकर रोने लगता है। और इसी टाइम वो महिला जो कि वॉक करने के लिए जा रही थी, उसने उसके रोने की आवाज सुनी। अपने पड़ोस में इस तरह से रो रहा हो तो कोई ना कोई व्यक्ति जा ही पहुंचता है, जैसे कि वो महिला यहाँ पर आई थी। उसके बाद उस महिला ने जैसे ही यहाँ पर सबसे पहले वो आती है तो उसने देखा कि यहाँ पर फर्श पर नीचे 3 बच्चे पड़े हुए हैं। इन तीनों के ही शरीर से काफी गंदे तरीके से खून बह रहा है। और इस चीज को देखते ही वो चिल्लाती है, अपने आस पड़ोस वालों को इकट्ठा करती है। और जैसे ही लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग पुलिस वालों को ले आते हैं और उसके बाद इन सारी ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और अजीत से पुलिस वाले पूछताछ करने लगते हैं। और इसके अलावा जो अनुराग का पोस्टमार्टम किया गया था उसके सिर में 2 गोलियों के अलावा जब उसका पूरा ही पोस्टमार्टम कर लिया गया था तो ये बात भी पता चलती है कि इसके शरीर में अल्कोहल तो थी ही नहीं, यानी कि उस रात उसने शराब नहीं पी थी। बस ये पूरा का पूरा प्लान अजीत ने अपने आप को बचाने के लिए बनाया था। अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है और अजीत पुलिस वालों की गिरफ्त में है। अगर नॉर्मली तौर पर अगर देखा जाए तो अजीत ने जिस प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई के पूरे ही खानदान को खत्म कर दिया, अपनी माँ तक को उसने नहीं बख्शा, वो उसके हाथ भी नहीं लगी। अब उसे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि वो अपने बुढ़ापे तक वापस जेल से बाहर आ पाएगा। और वैसे भी अगर आप लोग ध्यान से इस केस को देखें तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से अपने भाई की प्रॉपर्टी हड़प लेने के बाद वो अपनी जिंदगी आराम से चैन से बिता पाता? हाँ, दोनों भाई मिलकर काफी ज्यादा मेहनत करते, उसके बाद काफी सारे पैसे कमाते और एक साथ वो अपनी जिंदगी अच्छी बना सकते थे। लेकिन इस तरह के लालच के चक्कर में अजीत भी जेल में पहुंच जाता है। और अब अगर देखा जाए तो उस प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज करने वाला तो कोई बचा ही नहीं। जब तक अजीत के बच्चे बड़े होंगे तब तक पता नहीं उस प्रॉपर्टी का क्या होगा और ऐसी प्रॉपर्टी आखिरकार किस काम की। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पर जो अजीत ने अपने भाई के साथ किया उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी ट्विस्टेड स्टोरी मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट तानिया जाइचिया को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।